Welcome to the course Digital Logic Design. Now we will start an important topic of the DLD course, which is synchronous sequential logic. यानी बेसिकली अब हम sequential logic के ऊपर काम करेंगे, sequential circuits के ऊपर. इससे पहले हमने combinational circuits डिस्कस किए थे, जो हमने के मैप से, फिर उसके बाद हमने डिकोडर्स एनकोडर्स मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह जो यूज़ किए थे, वो सारे के सारे हमारे जो थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे. अब हमारे जो सर्किट हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स. तो सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है कि जिसके अंदर मेमोरी होती है, यानी पास्ट पास्ट हिस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं. तो सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सर्किट्स इन्वॉल्विंग फीडबैक और सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स, जो फ्लिप फ्लॉप्स भी उनको कहते हैं. दीज आर कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्किट्स. अच्छा जी, इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं. ये जी ब्लॉक डायग्राम है कि कॉम्बिनेशनल एक सर्किट है आपके पास, जिसकी इनपुट है और आपको उससे आउटपुट मिल रही है एज पर लॉजिक इनसाइड दिस सर्किट. लेकिन उसके साथ क्या है कि एक मेमोरी एलिमेंट अटैच हो गया, ठीक है, जिसमें इसकी स्टेट जो है वो फीडबैक हो रही है. यानी अब इसकी जो आउटपुट डिटरमिन होगी वो इस मेमोरी एलिमेंट और इनपुट के साथ इसकी फीडबैक जो है डिटरमिन होगी. तो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट, कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट्स दोनों आ जाते हैं. अच्छा, मेमोरी क्या होती है कि इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल समथिंग फ्रॉम पास्ट, इट मीन्स दैट यू हैव मेमोरी. मेमोरी से क्या मुराद है? अगर आपके पास कोई पास्ट का डेटा कोई पड़ा होगा आपके पास, यानी पिछले इवेंट का, तो वो अगर आपके पास है तो उसको आप मेमोरी कहेंगे. हाउ मेमोरी इज़ डिफाइंड इन डिजिटल सर्किट. So how memory is defined in digital circuit? If a digital circuit is able to recall what the input was applied to it some times ago, that is from past, it means that the circuit has memory. यानी उस सर्किट के अंदर मेमोरी है. अगर वो पास्ट से कोई चीज़ रिकॉल कर सकता है तो इट हैज़ अ मेमोरी. अच्छा, इट हैज़ अ मेमोरी, देन इट कैन स्टोर बाइनरी डेटा. अगर मेमोरी है तो फिर ये बाइनरी डेटा को स्टोर भी कर सकता है. अच्छा, डिज़ाइनिंग सर्किट दैट हैव मेमोरी. ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट्स जो है उसको डिस्कस अब हम करते हैं. लैचेस उनको बोलते हैं, लैचेस. तो लैचेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू डिज़ाइन द डिजिटल सर्किट्स दैट कैन हैव मेमोरी एंड दैट कैन स्टोर द डेटा. तो एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट. अच्छा, एस आर लैच अभी हम डिस्कस करेंगे. एस आर लैच क्या होता है? अच्छा, एस आर लैच को हम नॉर गेट से भी बनाते हैं और नैंड गेट से भी बनाते हैं, और ज़्यादातर जो हम यूज़ भी करेंगे कोर्स के अंदर वो हम यूज़ करेंगे नैंड गेट से. लेकिन नॉर गेट से भी आपको आइडिया होना चाहिए कि नॉर गेट से हम कैसे बनाते हैं, ये ज़्यादा इजी है. तो पहले हम नॉर गेट वाला डिस्कस करते हैं. लेट अस फर्स्ट रिकॉल द ट्रुथ टेबल ऑफ अ टू इनपुट नॉर गेट. तो पहले आप नॉर गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं हम. इसकी दो इनपुट्स हैं ए बी, और आउटपुट क्या है? एफ. नॉर गेट यानी और इन्वर्ट. तो इसमें क्या होगा कि आपकी 0 0 पे आउटपुट 1 होगी, 0 1 पे आउटपुट 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे भी 0. यानी सिर्फ और सिर्फ कब इसकी आउटपुट 1 होगी? जब इसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी. ठीक है. और और आउटपुट इसकी कब 0 होगी? जब कोई सी भी एक या दोनों इनपुट 1 हो जाए. यानी अगर आपके पास अगर कोई इनपुट जैसे ही 1 होगी, आपने फटाफट उसकी आउटपुट 0 कर देनी है. तो ये होता है नॉर गेट का प्रिंसिपल. और इसके अलावा अगर आपकी एक इनपुट 0 है तो आप वेट करें दूसरी इनपुट का भी, क्योंकि अगर एक 0 है दूसरी 0 आ जाएगी, फिर आउटपुट 1 हो जाएगी. लेकिन अगर एक 0 है दूसरी 1 आ जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, तो ये दो असूल इसमें अपने जहन में रखने हैं. तो फ्रॉम above truth table, if any of the input of NOR gate is at logic 1, you can directly write its output 0 without knowing whether its other input is at logic 0 और 1. यानी ये डोंट केयर लग जाएगा. जैसे आपकी एक इनपुट 1 हो गई तो डोंट केयर ऑफ दी अदर इनपुट. ठीक है, आपके आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी. अच्छा, सेकंड इसका जो है ये रूल होता है कि इफ़ वन ऑफ द इनपुट ऑफ द नॉर गेट इज़ एट लॉजिक 0, देन टू फाइंड द आउटपुट ऑफ नॉर गेट यू मस्ट वेट अंटिल यू नो व्हाट इज़ अप्लाइड ऑन इट्स अदर इनपुट. कि अगर आपके पास एक इनपुट 0 है तो दूसरी इनपुट का वेट करें.
अगर वो 0 आ गई दूसरी इनपुट तो आउटपुट 1 हो जाएगी, अगर दूसरी इनपुट 1 आ गई तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये एक असूल है इसका नॉर गेट का, जो कि नॉर गेट जब भी आएगा हमने ये देखना है कि अगर इसकी जो इनपुट्स हैं उनमें अगर कोई भी 1 आ जाती है तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 0, और अगर इसकी इनपुट 0 है, ठीक है, तो दूसरी का इनपुट का वेट करें, अगर वो दोनों 0 हो जाएंगे तो इसकी आउटपुट आ जाएगी 1। ये ऐसे ही जैसे और गेट था, और गेट में क्या होता है कि आउटपुट हमेशा 1 होती है, सिर्फ एक केस में 0 होती है जब दोनों इनपुट 0 होती हैं, ठीक है। तो नॉर क्या होता है कि इन्वर्ट ऑफ और, यानी और गेट का उल्टा बिल्कुल, तो 1 0 0, ठीक है। तो ये हम नॉर गेट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं इससे एक एसआर लैच, यानी एक फ्लिप फ्लॉप। हम इसे एसआर लैच, अभी हम एसआर लैच की बात करेंगे, एसआर लैच बनाते हैं इसे हम। तो एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब होता है रीसेट। अच्छा, अब दो इनपुट्स हैं अब आपके पास, सेट और रीसेट, ठीक है। और अब आपके पास आउटपुट्स कितनी है, आउटपुट आपके पास है क्यू और क्यू बार, ठीक है, दो आउटपुट्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करें कि क्यू बार क्यू का इन्वर्ट है, यानी अगर क्यू 1 होगा तो क्यू बार क्या हो जाएगी 0, और अगर क्यू 0 होगा तो क्यू बार हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अब सर्किट कैसे बनाने, दो नॉर लगाएं, ठीक है। नॉर लगाने के बाद इसकी आउटपुट को दूसरे की इनपुट बना दें, और ये नीचे वाले की जो आउटपुट है 2 नंबर वाले की, इसको पहले नंबर की इनपुट बना दें, ठीक है। तो ये आपका एक आप कह लें कि एस आर लैच सर्किट जो है वो नॉर गेट से बन गया है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन इसकी क्या होगी, क्यू की इक्वेशन क्या होगी। क्यू की इक्वेशन जो है, ये नॉर गेट हो रहा है, यानी नॉर नॉर आर प्लस दिस वन क्यू बार का होल बार। आगे हम देखते हैं क्यू क्यू आर और एस आपकी इनपुट है, क्यू और क्यू बार इसकी आउटपुट है। देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इनपुट्स। पहले इसको एनालाइज करते हैं इनपुट्स को, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, दो है ना आपकी इनपुट, तो कॉम्बिनेशन आपकी कितनी बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज़ 4। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अच्छा, अब एनालाइज द बिहेवियर ऑफ अबव सर्किट इन अ लिटिल स्पेशल वे। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम थोड़ा इस असूल को, पहले आप इसकी रीज़न क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट अप्लाई SR10, यानी सेट बिट 1 करें और रीसेट बिट 0 करें, ठीक है। एंड देन अप्लाई SR00, फिर 0 0 अप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन SR01 एंड देन अप्लाई 0 0, ठीक है। तीसरी कंडीशन SR11 एंड देन अप्लाई SR00, यानी SR मीन्स 1 0 0 1 और 1 1 अप्लाई करें और फिर उसके फ़ौरन बाद हर एक के फ़ौरन बाद 0 0 अप्लाई करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चलें करते हैं पहले व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इधर आ जाए, व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब एस 1 होगा, अगर एस 1 हो जाए तो हमें पता है कि नॉर की आउटपुट क्या आ जाएगी 0, तो ये जो 0 है ये इधर आ जाएगी 0, आर पे क्या है 0, तो 0 0 1, तो क्यू 1 हो जाएगा, क्यू बार 0 हो जाएगा। यानी जब आप क्या करेंगे 1 0 करेंगे तो 1 0 आपको मिल जाएगा, यानी क्यू 1 मिल जाएगा और क्यू बार आपको 0 मिलेगा। तो ये हम देखते हैं, व्हेन s इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 0 q इज 1 एंड q बार 0, ठीक है। इसको मैं फिर दोबारा एनालाइज करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। जब आपने s को 1 किया तो आपको पता है कि कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट क्या आती है 0 नॉट की, तो यहाँ 0 आ गया, ये 0 इधर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर पहले ही 0 है, तो 0 0 क्या हो जाएगा 1, क्यू आपका क्या आ जाएगा 1 और क्यू बार आपका क्या आ जाएगा 0। देखिए 1 का क्यू बार क्या आ जाएगा 0, ये ठीक है बिल्कुल ना। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ओके। अच्छा, फिर क्या करो, फिर क्या करो, फटाफट मैंने आपको कहा कि 0 0 अप्लाई करो, यानी 0 0 अप्लाई करो। जब आप 0 0 अब इसके बाद अप्लाई करोगे 0 और 0, यहाँ पे आपने क्या किया 0 अप्लाई किया, यहाँ पे आपने 0 अप्लाई किया, तो क्या होगा 0 0 आप जैसे अप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, और क्यू क्या था आपका, क्यू आपका 1 था, तो 1 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 का आंसर 0 आ जाएगा, और 0 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी क्यू आपका 1 हो जाएगा और क्यू बार आपका 0 हो जाएगा। ये वही आ जाएगा जो इससे पहले था, यानी जो इससे पहली स्टेट थी वही स्टेट दोबारा आ जाएगी।
ये इसका कहने का मकसद है। S0 R0 को जब आप पुट करोगे तो Q आपका 1 आएगा और Q बार आपका 0 रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने 0 पर इधर अप्लाई किया, इधर भी 0 अप्लाई किया। यहाँ पे क्या आ रहा था पहले? यहाँ पे आ रहा था आपका 1, जो सर्किट का पहले Q 1 है, तो 1 0 इज़ 0, 0 0 इज़ 1। तो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना उसके बाद S0 R0, ये इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि प्रीवियस स्टेट। जब आप अपना S और R आपका 0 0 होते हैं ना, तो प्रीवियस स्टेट आगे फॉरवर्ड होती है। तो इसलिए जो है 1 0 के बाद इसको 0 0 करके ये प्रूव किया गया है कि ये प्रीवियस स्टेट होती है। अच्छा, अगली कंडीशन पर आते हैं। केस 2, व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेट 0 करते हैं और R को 1 करते हैं। अच्छा जी, सेट 0 करें और R 1 करते हैं। अगर R 1 होगा तो Q क्या हो जाएगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 0 1 हो जाएगा, यानी Q पे क्या आ जाएगा? 0 और Q बार पे क्या आ जाएगा? 1। यानी जब आपका आपका रीसेट आपने 1 किया है, S को 0 किया, तो Q पे क्या आ जाएगा? 0 और Q बार पे आ जाएगा 1। यानी ये उलट है, पिछली स्टेट का ये उलट हो गई। ये ऐसे होता है, सेट सेट का मतलब ये होता है सेट करना, यानी Q 1 हो जाएगा, Q बार 0 हो जाएगा। और रीसेट का मतलब क्या होगा कि रीसेट करना, Q 0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे बेसिकली प्रूफ हुआ है। व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 Q इज इक्वल टू 0 एंड Q बार इक्वल टू 1। अच्छा, अब फिर मेमोरी स्टेट पे जाते हैं हम, यानी प्रीवियस स्टेट क्या होती है? 0 0 अप्लाई कर दें, यहाँ पे दोबारा 0 और 0 अप्लाई करें। अच्छा, 0 और 0 अप्लाई करें इधर, तो यहाँ पे Q बार पे क्या आ रहा था? 1 1 0 क्या आ जाएगा? 1 0 इज़ अगेन 0 और 0 0 इज़ अगेन 1। तो ये आपकी मेमोरी स्टेट मज़ीद दोबारा आगे रिपीट हो जाएगी। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? S को भी 1 करें, R को भी 1 करें। अच्छा जी, S को भी 1 करके देखते हैं। S को 1 कर दिया और R को भी 1 करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये देखें ज़रा, ये हो गया कि इसको भी 1 के, इसको भी 1 के, तो दोनों 0 आ जाएंगे, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों 0 आ जाएंगे तो क्या ये वाला असूल Q और Q बार फॉलो होते हैं? नहीं, ये फॉलो नहीं हो रही है। देखें, Q पे अगर 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए, Q पे 1 है तो Q बार 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों 0 0 आ रहे हैं, दोनों के दोनों 0 0 आ रहे हैं। तो ये स्टेट आप परमिसिबल नहीं होती, इसे कहते हैं ये स्टेट परमिसिबल नहीं है, ये परमिसिबल स्टेट नहीं है। ठीक है, तो वह S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू 1 Q बार इज इक्वल टू 1, ये परमिसिबल नहीं है स्टेट, ये अलाउड नहीं होती स्टेट। तो इससे बचने के लिए फिर हम एक क्या कर सकते हैं, वो उसकी तरफ भी हम अभी आएंगे, वो एक नया फिर फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अच्छा, फ्रॉम द अबव केस 1 टू केस 3 वी कैन रीराइट। अच्छा, S1 R0 Q1 Q0, अभी हम उसका टेबल बना रहे हैं कि S1, ठीक है, R0 इज Q1 Q बार 0, इसको बोलते हैं सेट स्टेट, सेट करना, Q को 1 करना, सेट करना। और 0 0 क्या होती है? आपकी मेमोरी स्टेट होती है, जिसमें आपका जो सेट स्टेट है वो रिपीट हो जाती है 1 0। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी स्टेट क्या आती है? रीसेट। सेट और रीसेट, रीसेट में क्या होगा कि सेट बिट 0 और रीसेट बिट 1। तो इसका आंसर क्या होगा? Q 0 Q बार 1। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो क्या हुआ कि अगेन 0 1 रिपीट हो गया, यानी मेमोरी स्टेट बन गई। यानी सेट स्टेट से हम मेमोरी स्टेट में गए, रीसेट स्टेट से हम मेमोरी स्टेट में गए। और फिर तीसरी स्टेट क्या थी कि जिसमें दोनों 1 थे, 1 1। तो आपकी जो है Q और Q बार, उसका आंसर क्या आ रहा था? अच्छा, दोनों अगर 1 कर दें, दोनों 1 करते हैं तो क्या आता है? 0 0। तो ये फॉरबिडन स्टेट है। फॉरबिडन स्टेट क्यों है? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है, Q का Q बार 1 होता है, इस केस में ये पॉसिबल है। तो हमने इस स्टेट से बचना है, दिस इज़ आवर फॉरबिडन स्टेट। अच्छा, अब यूजफुल कमेंट्स स्लैश ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि SR लैच using NOR gates can save 1 bit information when first SR 1 0 or 0 1 and then SR is equal to 0 0। यानी SR latch using NOR gates can save 1 bit information when first SR is equal to 1 0 or 0 1 and then SR is equal to 0 0। SR लैचेस, यानी सेव से क्या मुराद है कि वो 1 बिट को सेव कर सकता है। 1 बिट में क्या 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, तभी वो ये कह रहा है, यानी दो स्टेट्स जो ये वाली स्टेट्स हैं। SR latch using NOR gates is not able to save the data when SR is 1 1।
यानी आप अगर एस आर आपने 1 1 कर दिया है तो ये डेटा सेव नहीं होगा, ये फॉरबिडन स्टेट होती है। यहाँ पे अभी हम एक कोर बना लेंगे, यहाँ पे हम सिक्वेंशियल सर्किट उसकी तरफ आते हैं हम। अच्छा, एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स, नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए एसआर लैच बनाना। जी, तो अब हम एस आर लैच को बनाएंगे नैंड गेट्स के थ्रू। पहले हमने नॉर गेट से बनाया था, अब हम नैंड गेट से बनाएंगे। अब लेट अस फर्स्ट रिकॉल द ट्रुथ टेबल ऑफ अ 2 इनपुट नैंड गेट। ये नैंड है, नैंड गेट्स। तो इसमें क्या है कि ए बी और इसकी आउटपुट क्या है एफ। ठीक है। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल देखें कैसा होता है। एंड में आपको पता है कि एंड के अंदर क्या होता है कि आउटपुट 1 होती है सिर्फ एंड पे, जब दोनों 1 होती हैं, अदरवाइज वो 0 होती है। तो नैंड में क्या होगा कि बिल्कुल उसका उलट, 0 0 पे आउटपुट 1 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, और 1 1 पे क्या है 0। अच्छा, इसका एक और टोटका टोटका है, आप इसको कह लेंगे अपने पास ना, जब आपने ये बनाना है तो ये इनके ट्रूथ टेबल बना के रखा करें, क्योंकि आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसकी जो गेट है नैंड गेट या नॉर गेट, उसकी आउटपुट कब होगी 1। तो ये अगर आपके सामने होगा ना ट्रूथ टेबल, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए एनालाइज करना। अच्छा, अब इसकी अगर आप नोट करें कि आउटपुट 1 कब हो रही है, कि जब इसकी इनपुट अगर कोई भी 0 हो, यानी कोई भी इनपुट अगर इसकी 0 है तो इसकी आउटपुट 1 है, और अगर इसकी इनपुट्स दोनों 1 हैं तो आउटपुट आपकी 0 है। ये रूल है, ये दो रूल्स आपने याद रखने कि अगर इसके इनपुट पे कोई भी 0 आ जाए तो आउटपुट आपने चुप करके 1 लिख देनी है। ठीक है। और अगर आपकी इनपुट पे 1 हो तो आपने वेट करना है दूसरे इनपुट का कि वो 1 है या 0 है। अगर वो 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, अगर वो 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी। तो ये दो रूल्स इसमें आपने जहन में रखने हैं। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट when any of the input of NAND gate is at logic 0, we can directly write its output as 1 without knowing whether its other input is at logic 0 or 1. If any of the inputs of NAND gate is at logic 1, we cannot write the output of NAND gate until we know what is applied at the other input. ठीक है, कि if any of the input of NAND gate is at logic 1, we cannot write the output of NAND gate until we know what is applied at the other input. अब ये देखें जी, NAND गेट के साथ हमने किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब ये आप NAND गेट के साथ अपना फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। अब इसमें देखें कि सेट को ऊपर लिखा है, आर को नीचे लिखा है। थोड़ा सा आपने जो है इसकी लोकेशन चेंज की है, सेट और रीसेट, और क्यू बार की वही रहेगी, क्यू एंड क्यू बार। अच्छा, अब ये आपकी जो कंडीशन है, ये आपकी नैंड गेट के साथ जो है आपने एक एस आर लैच बना दी। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अच्छा, अगेन कंसिडर 3 केसेस, अप्लाई 1 0, देन अप्लाई एस आर 1 1। ये देखें, अब 0 0 नहीं हम कर रहे, अब 1 1 अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 1 आपकी प्रीवियस स्टेट बन जाएगी, और 0 0 आपकी अनपरमिसिबल स्टेट आपकी बनेगी, फॉरबिडन स्टेट। अच्छा, फर्स्ट अप्लाई एस आर 0 1 and then apply SR 1 1. First apply SR 0 0 and then apply SR 1 1. अच्छा, ये अभी हम देखते हैं। when S is equal to 1, R is equal to 0, S को 1 कर दें और R को 0 कर दें। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि R को अगर 0 कर दें मैं, तो नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो तो उसकी आउटपुट क्या होती है, उसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो क्यू बार पे आपका 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ चला गया, और इसके साथ क्या था, एस के साथ 1 था, तो 1 1 का आंसर क्या होगा 0, यानी क्यू 0 हो जाएगा और क्यू बार 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे कि when s is equal to 1, r is equal to 0, your q is 0 and q bar is 1। ये देखेंगे वो थोड़ा सा उलट है कि जब आप सेट को 1 कर रहे हैं तो q 0 हो रहा है और q बार 1 हो रहा है। ठीक है, ये नैंड गेट की वजह से है, जिसकी वजह से ये उलट हो गया। दोबारा इसको देखें, when s is equal to 1 and r is equal to 0, ये 0 हो गया तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 1, और ऊपर पहले ही 1 है तो 1 1 की आउटपुट क्या आ जाएगी 0, तो q 0 और q बार 1। अच्छा, अब उस पर आप 1 1 अप्लाई करें, यहाँ भी 1 करते हैं और इधर भी 1 करते हैं। अच्छा, अब इधर जब आपने इसको क्या किया, इसको इसके पहले आप s को आपने 1 किया, यहाँ पे 1 है, और तो यहाँ पे क्या आ रहा था 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 और 1, 0 और 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये वही स्टेट रिपीट हो गई आपकी, q इज इक्वल टू 0
एंड क्यू बार इज इक्वल टू 1। बस इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्टेट क्या हो रही है। ये स्टेट ये प्रीवियस स्टेट को प्रूव करने के लिए है जस्ट, कि इसमें s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 से आपकी जो प्रीवियस स्टेट होगी वही रिपीट हो जाएगी। इसको मैं फिर करके देखता हूँ कि s प्रीवियस स्टेट आपकी क्या है। प्रीवियस स्टेट में q 0 है और q बार आपका 1 है। ठीक है, q 0 है, q बार 1 है। आपने अब आप क्या अप्लाई कर दिया 1 1, तो 1 इधर आ गया, यहाँ से भी 1 है, तो 1 1 क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा, और 0 1 का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो वही स्टेट अब रिपीट हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आते हैं केस 2। केस 2 क्या होगा कि व्हेन s 0 r 1, ठीक है, q विल बी 1 एंड q बार विल बी 0। s को 0 कर दें, s 0 और r 1। अब r 1 इसको आपको वेट करना पड़ेगा। s 0 0 हो गया तो q को चुप करके आप 1 कर दें। 1 1 यहाँ पे आ गया, और ये वाला भी पहले 1 था, तो 1 1 विल बी 0। ठीक है, 1 1 विल बी 0, यानी जब s 0 r 1 होगा तो q आपका 1 होगा, q बार 0 होगा। ठीक है, q 1 और q बार 0। अच्छा उसके बाद आप क्या करें, दोबारा से s इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1 अप्लाई कर दें। दोबारा इस पर अप्लाई करें, s इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, 1 1 दोबारा अप्लाई करें। अच्छा अब इसके अंदर प्रीवियस स्टेट में क्या था, q1 था, q1 था, तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी वही प्रीवियस स्टेट आपकी रिपीट करेगी 1 और 0 1। तो q इज इक्वल टू 1 एंड q बार इज इक्वल टू 0। अच्छा तीसरी स्टेट देखें, s 0 r 0, दोनों 0 0 कर दें। आपको पता है कि अगर दोनों 0 0 कर दें तो दोनों आपके आउटपुट्स पे क्या आ जाएगा 1 1। तो क्या ये अलाउेबल है? नहीं, ये अलाउेबल नहीं है। तो इस वजह से ये फॉरबिडन स्टेट आपकी बन जाएगी। तो व्हेन s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1, q बार इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये आपकी q बार q1 और q बार 1, और अगर उसके बाद आप s1 कर दें, r1 करें, यानी s1 ये वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये यहीं से एतराज़ आ जाता है ना, q बार 1 ये कैसे सेम हो गए यहाँ पे। यहाँ तो हमने जाना ही नहीं है, इसको हमने देखना ही नहीं है, लेकिन सपोज हम इसको देख लेते हैं, यानी s1 कर देते हैं, r1 कर देते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों 1 1 जब होते हैं तो नैंड गेट में आउटपुट क्या आती है, दोनों की 0, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका q0 q बार 0 हो गया। ये क्यों 0 0 हुआ, क्योंकि आपने s पे 1 1 अप्लाई किया, और पहले भी q और q बार पे क्या था 1 1, यानी यहाँ भी 1 1 था और इधर भी 1 1 है, तो अब क्या होगा कि 1 1 विल बी 0 एंड दिस 1 1 विल बी 0। तो ये वैसे ही अलाउेबल नहीं है, ये चीज़ हम नहीं देखते नॉर्मली, तो क्योंकि यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, क्यू और क्यू बार ये आपके इन्वर्ट होने चाहिए। अच्छा अब इसका टेबल बनाते हैं। टेबल इसका क्या होगा कि फ्रॉम द अबव वी कैन राइट एस आर और क्यू क्यू बार। व्हेन एस इज़ 1, आर इज़ 0, क्यू इज़ 0, क्यू बार इज़ 1, रीसेट स्टेट। यानी इसके रीसेट एस आर को हम क्या कहेंगे, एस 1 आर 0 को रीसेट स्टेट हम बोलेंगे, और 1 1 करेंगे तो ये मेमोरी स्टेट कहलाएगी, यानी पुरानी स्टेट प्रीवियस स्टेट रिपीट हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा अब इसमें आए केस 2 के अंदर कि जब एस 0 है, आर 1 है, तो ये आपकी सेट स्टेट होगी, क्यू 1 क्यू बार 0, दिस इज सेट स्टेट। ठीक है, और 1 1 करें दोबारा तो ये आपकी वही रिपीट हो जाएगी स्टेट, ये आपकी मेमोरी स्टेट है। और थर्ड स्टेट क्या है, 0 0। ठीक है, अगर दोनों 0 0 कर दें तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1 1, क्योंकि फॉरबिडन स्टेट है। 0 0 पे 1 1, 1 1 पे 0 0, दिस इज़ फॉरबिडन स्टेट। ठीक है, अच्छा अब यूज़फुल कमेंट्स क्या हैं इसमें, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि एस आर लैच कैन आल्सो स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन व्हेन एस आर 1001 firstly and then SR is equal to 1 1। ठीक है, SR latches using NAND gate is not able to save the 1 bit information when SR is 0 0। ठीक है, यानी SR अगर आपका 0 0 होगा तो ये परमिसिबल स्टेट इसकी नहीं है NAND गेट की। अच्छा what did we learn, both SR latch circuits using NOR gate and NAND gates they can latch or save the 1 bit data, nor SR latches save the 1 bit data when SR 1001 first and then 0 0, और उसके बाद NAND SR latch saves the 1 bit data when SR 1001 first and then SR 11। अच्छा nor SR latch enters into forbidden state when SR 11, अगर दोनों 1 1 हो जाए तो ये forbidden state बन जाएगी, और NAND SR latch enters into the forbidden state when SR is 0 0।
अब कैन वी अब अगला क्वेश्चन आता है कि कैन वी मॉडिफाई द सर्किट्स ऑफ नॉर एस आर लैच और नैंड एस आर लैच सो दैट बोथ ऑफ देम नेवर एंटर इनटू फॉरबिडन स्टेट। फॉरबिडन स्टेट में हमने एंटर नहीं होने देना। तो कि हम क्या करें अब इस पे कि हम हमारा जो सर्किट है फॉरबिडन स्टेट में जाए ही ना, नो मैटर इवन इफ वी सेट एस आर वन वन फॉर द नॉर्थ लैच और एस आर एंड एस आर ज़ीरो ज़ीरो फॉर द नैंड लैच। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में अभी डिस्कस करते हैं जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे लास्ट टाइम कि अगर हमने एस और आर को इन्वर्टेड एस 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 और आर पे वन वन और ज़ीरो ज़ीरो इकट्ठा अप्लाई नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे कि ये फॉरबिडन स्टेट में हमारा लैच एंटर ही ना हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखें एक आपके पास सर्किट है, ये रेगुलर आपका सर्किट है क्यू क्यू बार, और इसमें हमने एस और आर को स्टार कर दिया, एस स्टार और आर स्टार। तो देखें एस स्टार आर स्टार वन ज़ीरो क्या था, क्यू ज़ीरो वन, और ज़ीरो वन क्या था, वन ज़ीरो। ठीक है, रीसेट स्टेट और सेट स्टेट। वन वन इसकी क्या थी, मेमोरी स्टेट, नो चेंज, और ज़ीरो ज़ीरो क्या थी इसकी, फॉरबिडन स्टेट। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप हमने क्या किया कि एस आर लैच विद इनेबल, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एस आर लैच विद इनेबल इनपुट। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने दो नैंड गेट लगाए और उनकी एक इनपुट को कॉमन करके इनेबल कर दिया, और साथ में एक एक इनपुट को हमने एस कर दिया, दूसरी इनपुट को हमने आर कह दिया। तो दिस इज एस आर लैच विद नैंड गेट्स, नैंड गेट के साथ। ठीक है, क्यू और क्यू बार। अच्छा, अब इक्वेशन क्या होगी कि एस स्टारिक इज इक्वल टू योर एस डॉट ई एन डॉट का होल बार, नैंड होता है ना, नैंड ए डॉट बी का ए डॉट बी होल बार। तो अब एस स्टैरिक की इक्वेशन होगी एस डॉट ई एन का होल बार, और आर स्टैरिक की इक्वेशन क्या होगी, आर डॉट ई एन का होल बार। अच्छा, अब देखें अब क्या बनता है, सिचुएशन क्या बनेगी। अब सिचुएशन ये बनेगी कि अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं। अब आपके पास इनपुट्स कितनी आ गई हैं, आपके पास तीन इनपुट्स आ गई हैं, एस आर और ई एन। ठीक है, और ये आपकी इस सर्किट की आउटपुट होंगी, एस स्टैरिक और आर स्टैरिक। ठीक है, यानी ये इंटरमीडिएट आप इनपुट कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये आगे एस आर की इनपुट बन रही है। अच्छा जी, अब इसका टू टेबल देखते हैं। व्हेन ई एन इज़ ज़ीरो, और अगर आपका इनेबल ज़ीरो होगा तो क्या होगा कि आपका अगर इनेबल ज़ीरो हो गया तो डोंट केयर एस आर, यानी हम चाहे एस आर पे फिर डोंट केयर लग जाता है, यानी एस चाहे वन हो चाहे ज़ीरो हो, आर चाहे ज़ीरो हो या वन हो, आपका क्या होगा, अगर ये ज़ीरो हो गया नैंड गेट में, आपको पता है कि अगर कोई भी इनपुट ज़ीरो हो गई तो आउटपुट वन आनी है। तो आउटपुट वन आ जाएगी और ये मेमोरी स्टेट होगी, यानी आपको पता है कि वन वन जब हमने अप्लाई किया था तो क्या आ रही थी, मेमोरी स्टेट, यानी पिछली स्टेट आगे रिपीट हो रही थी। और अगर आप इनेबल को वन करेंगे तो क्या होगा, इनेबल वन कर दिया तो फिर एस ज़ीरो आर ज़ीरो, इस पे क्या होगा कि एस ज़ीरो आर ज़ीरो इनेबल वन। ठीक है, तो इस पे एस ज़ीरो आर ज़ीरो, इसका इसका क्या रिजल्ट आएगा, एस टैरिक वन और आर वन, ये वन वन आ जाएगा। कैसे, इनेबल को आपने वन किया, ठीक है, और यहाँ ज़ीरो ज़ीरो कर दिया, आपको पता है अगर ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे वन वन ही आना है। ठीक है, तो ये भी वन वन आ जाएगा। तो ये भी कौन सी स्टेट है, मेमोरी स्टेट है, यानी ये मेमोरी स्टेट होंगे, जो पिछला रिजल्ट होगा इसका वो वही रिपीट होगा। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड वन पर आ जाएं। थर्ड वन पे क्या है कि इनेबल वन एस ज़ीरो, यहाँ से थोड़ा सा नोट करें, एस ज़ीरो आर वन। अच्छा, अब क्या होगा कि इनेबल वन एस ज़ीरो आर वन, अगर एस ज़ीरो हो गया तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, वन, यानी एस टैरिक क्या आ जाएगा, वन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन वन, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यानी एस टैरिक आपका वन हो जाएगा, और आपका आर स्टैरिक जो है वो क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो। देखें एस टैरिक वन हो गया और आर स्टैरिक आपका ज़ीरो हो गया। तो ये कौन सी स्टेट होती है, ये रीसेट स्टेट होती है। अब ज़रा नोट करें कि यहाँ पे क्या है, एस ज़ीरो, ठीक है, और ये है रीसेट स्टेट, यानी ये हमारा रेगुलर जो लैच था जो हमने नॉर के साथ पढ़ा था कि सेट से क्या मुराद है कि क्यू वन हो, और रीसेट से क्या मुराद है कि ज़ीरो हो। अब यहाँ पे देखिए सेट को ज़ीरो किया ना तो ये सेट ज़ीरो यानी रीसेट वन, यानी रीसेट को वन किया, सेट को ज़ीरो किया, तो ये रीसेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे देखते हैं हम, इनेबल वन सेट वन रीसेट ज़ीरो। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा कि सेट आपका वन है, ठीक है, इनेबल वन है, सेट वन है, और रीसेट आपका क्या है, ज़ीरो। अगर रीसेट ज़ीरो है तो आपको पता है कि ये वन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, और ये क्या आ जाएगा वन वन ज़ीरो।
तो S स्टैटिक 0 R स्टैटिक 1 विल बी Q1 एंड Q बार 0। तो ये आपका सेट हो जाएगा, यानी S1 R0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी सेट स्टेट बन जाएगी, इट विल बी सेट स्टेट। ये ये इंटरमीडिएट है ना, एस स्टैटिक 0 और आर स्टैटिक 1, बेसिकली ये क्या होती है, सेट स्टेट होती है नैंड गेट वाले के साथ। और अगर आपने ये इनेबल 1 किया हुआ है और आपका सेट भी 1 हो गया, आर भी 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 0 0, दैट इज़ फॉरबिडन स्टेट। तो ये हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया कि हम ये डिस्कस किया है कि ये हमने एस आर जो लैच गेट था नैंड गेट्स वाला, उसके पीछे एक सर्किट हमने लगाया है, जिसके जिसके हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा एक रेगुलर लॉजिक बन गया, यानी S1 R0 करें तो Q1 Q बार 0 होगा, यानी ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और अगर S0 R1 कर देंगे तो Q0 Q बार 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नैंड गेट की वजह से जो उल्टा हो गया था काम, वो अब सीधा हो गया, यानी उल्टे काम को हमने थोड़ा सा सीधा कर लिया। अच्छा जी, अब फंक्शन टेबल क्या है कि व्हेन इनेबल इज़ ज़ीरो, अगर आपका इनेबल ज़ीरो है तो एस आर इनपुट्स आर नॉट एबल टू चेंज द सर्किट स्टेट, यानी प्रीवियस स्टेट ही रिपीट हो जाएगी, डोंट केयर पे चला जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप, ये जो लैच है। ई एन इज इक्वल टू वन, एस आर इनपुट्स कैन चेंज द सर्किट स्टेट। जब आपकी ई एन 1 होगी तो तब आपका एस आर इनपुट्स उसकी जो स्टेट्स हैं उसको चेंज कर सकेंगी। नाउ लेट अस सी हाउ टू रिमूव फॉरबिडन स्टेट फ्रॉम द अबव सर्किट। अब हम आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट फॉरबिडन स्टेट में एंटर ही ना हो। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं डी लैच। डी लैच, इसको दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लैच। ट्रांसपेरेंट लैच। तो अब देखें, डी को आपने इनपुट दी, डी को आपने सेट कर दिया, डी इज इक्वल एस इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे क्या लगाएं, नॉट गेट लगा दें और आर को दे दें, तो आर इज इक्वल टू डी बार। ठीक है, आर इज इक्वल टू डी बार, एस इज इक्वल टू डी। अब डी को आप ज़ीरो करेंगे तो सेट ज़ीरो हो जाएगा, यानी 0 1 हो जाएगा, आर 1 हो जाएगा। और अगर डी को आप 1 करेंगे तो सेट 1 हो जाएगा और आर 0 हो जाएगा, यानी जो आपके पास जो दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उसी में ये आपका सर्किट चलेगा। और जो इनेबल है आपके पास, जो इनेबल वाली बिट है, वो आपकी प्रीवियस स्टेट के लिए यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, कि इनेबल को आपने अगर 0 किया तो प्रीवियस स्टेट, और अगर 1 किया तो आपकी चेंज होगी लॉजिक। अच्छा, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स विद इनेबल, just add NOT gate between S and R inputs. Two inputs S and R are now transformed to single input D। ठीक है, S is equal to D, R is equal to D बार। और अब आपकी एक और बिट इनेबल बिट आ जाएगी। अब आपकी इनेबल और डी बिट आपकी इनपुट्स बन जाएंगी। पहले आपकी क्या थी, एस आर और इनेबल, अब आपकी वो क्या बन गई, डी और ई एन। ठीक है, ई एन और डी। इनेबल ज़ीरो तो इसका मतलब है डी डोंट केयर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, इनेबल ज़ीरो डी डोंट केयर, डी डोंट केयर तो एस और आर भी डोंट केयर, और ये बन जाएगी आपकी मेमोरी स्टेट। अच्छा, इनेबल वन डी ज़ीरो, डी ज़ीरो होगा तो क्या होगा, एस ज़ीरो और आर आपका 1 होगा, तो ये रीसेट हो जाएगा। और अगर आपका इनेबल 1 है और डी 1 हो गया, इसका मतलब है कि सेट 1 है और रीसेट 0 है, तो ये सेट हो जाएगा। अब ये वाला जो लैच है ना, ये इससे पीछे वाला लैच है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स विद इनेबल। ये देखें, ये वाला एस आर लैच विद इनेबल इनपुट एंड नैंड गेट, एस आर लैच विद नैंड गेट एंड इनेबल। यहाँ पे ये होना चाहिए कि एस आर लैच विद नैंड गेट एंड इनेबल इनपुट। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा, इस लैच को हम बोलते हैं डी लैच। क्या बोलते हैं इसको, डी लैच। तो ये देखें, ये हमारा आ गया, इसका ट्रू टेबल हो गया। अच्छा, फ्रॉम द अबव फंक्शन टेबल इट इज सीन दैट फॉरबिडन स्टेट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एस आर लैच सर्किट। फॉरबिडन स्टेट आपकी हट गई, हमारा जो रास्ते का रोड़ा था वो हट गया अब। ठीक है, ग्राफिकल सिंबल फॉर द डी लैच विल बी डी ई एन क्यू और क्यू बार। ठीक है, डी ई एन क्यू और क्यू बार, और ये इसका ट्रू टेबल होगा कि ई एन ज़ीरो तो डी डोंट केयर। ठीक है, और आपका क्या होगा, प्रीवियस स्टेट। यहाँ पे वैसे एक और ऐड भी हो सकता है, कॉलम की और क्यू बार करके, तो ई एन 1 डी ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ज़ीरो क्यू बार 1 और रीसेट स्टेट। और अगर ई एन 1 हो, डी भी 1 हो, तो क्या होगा, आपकी सेट हो जाएगी, यानी क्यू 1 हो जाएगा, स्टेट आपकी सेट हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू बार विल बी इक्वल टू 0। तो डी इज डेटा इनपुट, 1 bit data which we want to store,
Q इज डेटा आउटपुट, स्टोर डेटा वन बिट, एंड Q बार क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टोर्ड डेटा वन बिट, और EN क्या है, इनेबल इनपुट टू कंट्रोल लैच। तो ये है जनाब आपके लैचेस, जिसमें हमने आज SR लैच यूजिंग नॉर गेट डिस्कस किया है, SR लैच यूजिंग नैंड गेट डिस्कस किया है, फिर SR लैच यूजिंग नैंड गेट विद इनेबल इनपुट डिस्कस किया है, और फिर अभी हमने डी लैच एक डिस्कस किया है। अच्छा, EN इनपुट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल इनपुट, इसको कंट्रोल इनपुट भी बोलते हैं, जैसे मैंने मार्क्स में आपको पढ़ाया था। कंट्रोल यानी ये कंट्रोल करता है आपकी आउटपुट को, ये वाली बिट। अच्छा, when EN is equal to 0, whatever value which was present on Q और Q bar is being stored or saved। ठीक है, इनेबल 0 होगा तो मेमोरी स्टेट है, इनेबल 1 होगा तो तब क्या होगा, D is equal to 0 means you are providing 0 to store, and D is equal to 1 means you are providing 1 to store। यानी जो Q और Q bar है, इसको आप समझ लें कि ये आपकी एक स्टोरेज बिन है, एक डब्बा है। ठीक है, जब आप डी को ज़ीरो कर देंगे तो डब्बे में ज़ीरो स्टोर हो जाएगा, और यानी ऐसे जैसे एक डब्बे के अंदर आपने एक फुटबॉल रख दिया, स्टोर कर लिया, फुटबॉल इज योर बिट, तो डी ज़ीरो तो आपके जो डब्बा है उसके अंदर ज़ीरो आ जाएगा, और डी वन करेंगे तो डब्बे के अंदर वन आ जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से जो है आप हम देखते हैं जी, इनेबल डी, हाँ ये देखें अब आ गया उसका टू टेबल, इनेबल ज़ीरो डी डोंट केयर नो चेंज मेमोरी स्टेट, इनेबल वन डी ज़ीरो Q0 Q बार वन, ये आपकी रीसेट स्टेट है, एंड व्हेन वन वन इनेबल वन डी वन इज़ योर सेट स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी ज़रा टाइमिंग डायग्राम हम देखते हैं, हमने स्टार्ट में थोड़ी सी स्टडी की थी टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम क्या होगी, देखें, व्हेन योर इनेबल बिट, देखें आपकी इनेबल बिट क्या है, आपकी इनेबल बिट वन है, ये अच्छा इसमें टाइमिंग डायग्राम में दो लेवल होते हैं, हाई और लो का। अब ये हाई लेवल है वन और लो लेवल है ज़ीरो। ठीक है, हाई लेवल वन, लो लेवल ज़ीरो। तो इनेबल डी और क्यू, अब इनेबल देखें, इनेबल वन है, यानी वन का मतलब क्या है कि अब डी एक्ट करेगा, यानी डी इन्फ्लुएंशियल है, यानी डी इन्फ्लुएंस करेगा। जब इनेबल वन है तो डी इन्फ्लुएंस करेगा, और जब डी आपका क्या है वन, क्यू आपका क्या होगा वन, और उसके बाद इस टाइम इंस्टेंट के बाद ही कोई टाइम टी वन है, उसके बाद डी आपका ज़ीरो हो गया तो क्यू भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, यानी डी इज इक्वल टू क्यू, और फिर उसके बाद डी जैसे वन हुआ, क्यू दोबारा वन हो गया, फिर डी ज़ीरो हुआ तो क्यू ज़ीरो हो गया। अब देखें इस टाइम पे क्या होगा कि इनेबल ज़ीरो हो गई, जब इनेबल ज़ीरो हो जाएगी तो आपका डी का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, ख़त्म, आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, मेमोरी स्टेट। तो अब देखें, जैसे आपने इनेबल ज़ीरो किया तो क्यू क्या था, ज़ीरो, अब ये मेमोरी है इसकी, ये रिटेन करेगी। अब देखें आपका डी वन हो गया, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्यू के ऊपर, क्यू आपका ज़ीरो ही है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये देखें चेंज हो रहा है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता रहे। लेकिन जब आपका इनेबल वन हुआ, अब डी का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। जैसे इनेबल वन हुआ, इसने देखा जी ये डी तो वन हुआ पड़ा है, तो फिर क्यू आपकी देखें फटाफट ज़ीरो से वन हो गई है, ये देखें फटाफट ज़ीरो से वन, उसी वक्त ज़ीरो से वन हुई, और फिर जब तक ये इनेबल रहेगा इसका इन्फ्लुएंस भी रहेगा। ठीक है, डी वन है तो क्यू वन है, डी ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो है, फिर डी वन है तो क्यू वन है। जब इनेबल ज़ीरो होगा तो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, यानी क्यू क्या था वन, तो फिर ये वन ही रहेगा। तो ये थी इसकी टाइमिंग डायग्राम की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि आपका जो डी लैच है नैंड गेट के साथ कैसे चल रहा होता है। अच्छा, क्यू बार क्या है कि क्यू बार की डायग्राम अगर कहा जाए बनाए तो ये इसका उलट होगी, यानी यहाँ पे ये वन है तो क्यू बार यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो है तो क्यू बार इधर वन होगा। उस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज एलिमेंट्स में फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप की तरफ आते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। इससे पहले हमने लैचेस को डिस्कस किया, अब हम फ्लिप फ्लॉप्स को करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ होती है। कि फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एज ट्रिगर डिवाइस होता है। जो आपका था लैचेस वो हैं लेवल लेवल डिपेंडेंट, के लेवल पे वो डिपेंड करते हैं, जबकि ये जो आपके फ्लिप फ्लॉप होंगे ये एज पे डिपेंड करते हैं। अब देखें पहले एज को समझें, एज क्या होता है। अब जैसे देखें लो से हाई आपकी सिग्नल हुआ तो ये पॉजिटिव एज कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एज। और आपका लेवल हाई से आप लो करें तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, ठीक है, इसी तरीके से ये नेगेटिव लेवल है, पॉजिटिव लेवल, पॉजिटिव एज, और नेगेटिव लेवल, और ये आपका क्या है, नेगेटिव एज।
अब डी लैच विच वी स्टडीड टिल नाउ इज अ लेवल सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है, डी लैच which we studied till now is a level sensitive device circuit that is as long as En is equal to 1 the changes on the input D are reflected on the output Q। तो D में आप चेंज करोगे वो Q में रिफ्लेक्ट होगी जब आपका En 1 होगा, ठीक है, En 0 होगा तो वो मेमोरी स्टेट आ जाएगी। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि ये अक्सर ये लैच और फ्लिप फ्लॉप में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं भी अक्सर बोलते हुए लैच को फ्लिप फ्लॉप बोल जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आप इसको मुनासिब प्रॉपर तरीके से फ़र्क इसको करें। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड डिवाइसेस दैट इज चेंजेस ऑन द इनपुट डी आर रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटपुट ओनली व्हेन पॉजिटिव और नेगेटिव एज ऑफ ई एन इनपुट, यानी जब आपकी जो एज आती है उस वक्त इसने अपनी स्टेट को चेंज करना है। एज ये इसको यूँ समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आपको डेरिवेटिव का आइडिया हो, यानी ये डेरिवेटिव एक्शन आप इसको कह सकते हैं कि डेरिवेटिव जब आएगा, यानी ये डेरिवेटिव आ रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसने काम करना है, यानी इसका जो इनेबल है वो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे देखें डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, नो चेंज, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो अब वो ऑपरेट करेगा नेगेटिव एज, अगर वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है सर्किट तो यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है, इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो यानी डेरिवेटिव एक्शन इसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं। तो flip flops are edge triggered devices that is changes on the input D are reflected on the output Q only when positive or negative edge of EN input, all latches are level sensitive while all flip flops are edge sensitive। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप जो कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी कहलाते हैं, मास्टर स्लेव डी डैश फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें देखें दो फ्लिप फ्लॉप डी हैं, उनको सीरीज़ में या कैस्केट में जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका मास्टर है डी और दिस इज़ योर इनेबल, ठीक है, और उसके बाद एक नॉट गेट लगा के हमने जो स्लेव है उसके साथ, वैसे ये मास्टर स्लेव की टर्म्स ना अब ख़त्म हो रही हैं, ये वैसे है अभी भी इसमें एकेडेमिया में बुक्स के अंदर, लेकिन अब इसको ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये उसमें चली जाती हैं, रेसिज्म के अंदर जाती हैं। एनी हो मास्टर स्लेव, अब इसमें ये आपकी आ गई जनाब, नॉट गेट लग गया, नॉट गेट से जो इनपुट है ये आपकी इनेबल में चली गई और यहाँ से आपका एक अल्टीमेट आउटपुट क्यू जनरेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चूंकि ये एज ट्रिगर्ड हैं, तो एज ट्रिगर्ड में क्या होगा कि जहाँ पे एज मिलेगी वहाँ इसने काम करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्लॉक पल्स जो है वो अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्लॉक हमने कैसे सेट करना है। व्हेन क्लॉक इज़ वन, जब इनेबल वन होगा तो आपकी वाई डी को फॉलो करेगी और वाई डी को फॉलो करेगी, और जब क्लॉक वन होगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यानी ये स्लेव का इनेबल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो पे क्या होगा, ये प्रीवियस स्टेट आपकी आ जाएगी, क्यों आपकी चेंज नहीं होगी। और जब क्लॉक आपका ज़ीरो होगा तो ज़ीरो पे आपकी जो वाई है, वाई वाली, वाई और क्यू दो आउटपुट है ना आपकी, वाई वाली इंटरमीडिएट आउटपुट है जो कि नेक्स्ट वाले की इनपुट बन रही है। तो जब क्लॉक ज़ीरो होगा तो वाई आपका चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पे ज़ीरो इन्वर्ट होके वन बन जाएगा और आपका क्यू, आपका फिर क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आपका फिर क्यू क्यू पे वाई चला जाएगा, ठीक है, ये वाई वाई आगे वाई वाली जो स्टेट होगी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर ये ज़ीरो होगी तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, अगर ये वन होगी यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। तो so whenever CLK signal goes from 1 to 0, the input data on the D input is loaded on the Q output, ठीक है। For whenever CLK signal goes from 1 to 0, the input data on the D input is loaded on the Q output, यानी D input Q output पे लोड हो जाएगा। When all other times Q output holds this data and does not change, let us see this operation using the waveforms। अच्छा, आप ज़रा इन वेव फॉर्म पे गौर करें, ये क्लॉक सिग्नल आपके साथ में आ गया, पॉजिटिव एज होगी, ठीक है, ये नेगेटिव एज होगी। अच्छा, जब पॉजिटिव एज होगी, ठीक है, ये आपकी ज़ीरो के बाद ये पॉजिटिव एज आपकी आ गई, पॉजिटिव एज, यानी क्लॉक आपका ज़ीरो से वन हो रहा है। तो उस सूरत में क्या हो रहा है कि इसमें आप नोट करें कि इसके अंदर डी आपका ज़ीरो है, वाई ज़ीरो है और क्यू आपका ज़ीरो है। एक मिनट। अच्छा, इसमें जब आपका क्लॉक जो है यहाँ से ज़ीरो से वन हो रहा है, जब क्लॉक वन होगा तो कौन सा वाला ऑपरेट करेगा, आपका मास्टर स्लेव में से मास्टर ऑपरेट करेगा। अच्छा, अब इसमें आप नोट करें आपके इनपुट सब दो हैं, डी और क्लॉक, ये दो आपके इनपुट हैं
और आपकी जो आउटपुट है वो है क्यू। क्यू बार भी आप इधर शो कर सकते हैं, यहाँ शो नहीं हुई लेकिन क्यू बार भी आप शो कर सकते हैं। तो अब आप इसमें नोट करें कि जब आपकी इनेबल आपकी क्या थी, आपकी जब इनेबल ज़ीरो थी, आपकी इनेबल इनेबल आपकी जो है यहाँ पे हम देखते हैं 0 से 1, यानी अब आपकी जो क्लॉक है, जो क्लॉक पल्स जो आपकी इनेबल है यहाँ पे 1 हो गई है। अब 1 पे डी क्या था, 0। जब डी 0 होगा तो वाई पे क्या आएगा, 0। यानी डी 0 है, इनेबल 1 है, तो वाई पे क्या आ जाएगा आपका, वाई पे 0 आ जाएगा, जो डी होगा वही वाई पे जाएगा। तो वाई पे आपका आ गया 0, डी 0 वाई 0। अच्छा, और क्यू क्या होगा, क्यू रिटेन करेगा। क्यू इसमें फंक्शनल नहीं है क्योंकि आपका क्लॉक इस वक्त 1 है, तो इस ये प्रीवियस स्टेट को ही होल्ड करेगा। जब तक ये 1 रहेगा ये प्रीवियस स्टेट को ही होल्ड करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका 1 से 0 हुआ, आपकी जो क्लॉक है 1 से 0 होगी, तो अब क्या होगा। अच्छा, इसमें 1 से 0 हो गई और डी बिट आपकी क्या थी, इसमें 1 थी। अब इसमें डी बिट 1 है, लेकिन आपकी जो वाई बिट होगी वो अभी चेंज नहीं होगी क्योंकि अब ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये मेमोरी पे चला जाएगा। यानी ये क्लॉक आपका ज़ीरो हो गया ना, जब क्लॉक आपका ज़ीरो हो गया तो ये जो इनेबल है ये ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो वाई की प्रीवियस स्टेट है वही रहेगी, जबकि इनेबल जो है फिर अब ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा स्लेव। जब स्लेव एक्टिवेट होगा तो क्यू पे जो इसकी इनपुट होगी वही फॉरवर्ड हो जाएगी। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि इसमें से एक एक्टिव होगा और दूसरा डी एक्टिव होगा। बेसिकली हमने ये देखना है, मतलब जो एक्टिव होगा उसमें वो अपनी इनपुट को फॉलो करेगा, और जो जो सा डी एक्टिव होगा यानी उसका इनेबल ज़ीरो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब उसकी जो प्रीवियस स्टेट होगी, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं लास्ट गुड वैल्यू। जो लास्ट गुड वैल्यू होगी वही इसके ऊपर, गुड वैल्यू ना कहें आप, इसको लास्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है, लास्ट वैल्यू ही इसके ऊपर रिटेन करेंगे। तो इससे हम इसकी जो क्लॉक सिग्नल है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जब आपका क्लॉक ज़ीरो हो जाएगा, डी वन हो गया, और उसमें जब डी वन होगा तो वाई क्या होगा आपका, वाई आपका वन होगा, वाई पिछली को रिटेन करेगा, और क्यू आपका फिर जो है वाई को वाई का मिरर करेंगे, यानी वाई इज़ इनपुट ऑफ दिस वन, तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, वन। इसी तरीके से अगले के केस के अंदर भी आपका, अब इसमें क्लॉक आपका ज़ीरो ही है, ठीक है। जब आपका क्लॉक ज़ीरो है तो आपका वाई वाले में कोई चेंज नहीं आएगा और क्यू वाला वाई को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद आपका क्लॉक वन हो जाता है। अब जैसे ही आपका क्लॉक वन हो जाएगा तो आपका वाई क्या करेगा, अपनी इनपुट को फॉलो करेगा, और जो क्यू होगा, क्यू अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पूरी टाइमिंग डायग्राम को वेरीफाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनेबल अगर वन होगा तो y विल बी इक्वल टू डी, ठीक है, और अगर इनेबल ज़ीरो होगा तो y इज़ इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू। बस ये इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। यही ब्यूटी है सिक्वेंशियल सर्किट्स की कि इनके अंदर मेमोरी होती है, यानी ये पास्ट डेटा को रिटेन रख सकते हैं। अच्छा, so from the above waveforms it is seen that the output Q is loaded with value of D only when clock signal changes from 1 to 0। यानी उस केस के अंदर अगर हम देखेंगे, जब इस केस के अंदर जो है हमारा जो क्लॉक सिग्नल जब 1 से 0 हो रहा है तो आपकी Q की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने इसको इन्वर्जन से ऑपरेट करवाया हुआ है। 1 जब अप्लाई करते हैं तो इधर 0, और जब इधर 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 आता है, जिससे ये ऑपरेट करता है। तो इस वजह से ये नेगेटिव एज से ट्रिगर हो रहा है। द आउटपुट इज लोडेड विद द वैल्यू ऑफ डी ओनली व्हेन क्लॉक सिग्नल चेंजेस फ्रॉम 1 to 0, यानी नेगेटिव एज। सो ओवरऑल दिस फ्लिप फ्लॉप कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से आप पॉजिटिव एज ट्रिगर भी बना सकते हैं। आप जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर भी बना सकते हैं, आप नेगेटिव एज ट्रिगर भी बना सकते हैं। वो आसान है, उसमें नॉट गेट इधर नहीं तो आप दूसरी जगह नॉट गेट लगा दें। तो अच्छा, अब देखें इसकी डायग्राम क्या होगी, डी क्यू क्लॉक क्यू बार। अब ये देखें ना, क्लॉक पे आपका बार है, ठीक है, क्लॉक पे अगर आपका बार है तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी वही जो अभी मैं कह रहा था आपसे, ये बार इधर आ रहा है तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर। आप ये बार हटा दें, आप बार इधर लगा दें और यहाँ पे क्लॉक डायरेक्ट दे दें तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आपका बन जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा कि व्हेन क्लॉक इज नेगेटिव डी ज़ीरो तो क्यू ज़ीरो क्यू बार वन, क्लॉक इज नेगेटिव डी वन क्यू बार ज़ीरो, एंड व्हेन योर क्लॉक इज ज़ीरो, ठीक है, तो डी डोंट केयर नो चेंज, एंड व्हेन क्लॉक इज वन
डी डोंट केयर नो चेंज, यानी डेरिवेटिव पे ये एक्शन कर रहा है, यानी जब आपकी क्लॉक चेंज हो रही है ये उसी वक्त एक्शन कर रहा है, अदरवाइज ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जबकि इधर भी आप गौर करें, क्लॉक अगर पॉजिटिव होगा तो डी ज़ीरो होगा तो क्यू विल बी इक्वल टू डी एंड क्यू बार विल बी इक्वल टू वन। और क्लॉक जब वन होगा, सॉरी ये पॉजिटिव एज आएगा तो डी वन होगा तो क्यू पे वन आ जाएगा और क्यू बार आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट्स किस तरह से काम करते हैं। तो इफ़ क्लॉक इज़ नेगेटिव देन Q इज़ इक्वल टू डी एल्स Q नो चेंज, एंड इफ क्लॉक इज़ पॉजिटिव एज देन Q इज़ इक्वल टू डी एल्स नो चेंज। तो यानी ये एज ट्रिगर्ड सर्किट है, इसको इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, लैच को आपने लैच ही बोलना है, वो लेवल से चलता है, और फ्लिप फ्लॉप को आपने जो है फ्लिप फ्लॉप ही बोलना है क्योंकि वो ट्रिगर से चलता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सिक्वेंशियल सर्किट्स को थोड़ा सा अभी हमने स्टार्ट किया, आगे हम इसकी फर्दर डेप्थ में भी जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।